फ्रेंड्स, दिस इज सुबोध राज एंड वेलकम टू रिवीजन गुरु। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 9th और 10th के सिलेबस के बारे में, कि हिस्ट्री के सिलेबस में हमको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। और मैं पिछली क्लास में ही बताया था आपको कि अगले जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि क्लास 9th के हिस्ट्री का पहला लेसन जो है आपका वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। तो जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले रिवॉल्यूशन को देखेंगे कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। जैसे व्हाट इज रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे, तो ए रिवॉल्यूशन इज ए सक्सेसफुल attempt by a large group of people to change political system of their country। बोला जा रहा है कि ए रिवॉल्यूशन इज ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू चेंज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ देयर कंट्री। यानी कि रिवॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे, क्रांति हम लोग उसको बोलेंगे कि पूरे देश के यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम को एक बहुत बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा होकर उस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर दे। और वो चेंज कैसे करे, तो सडन चेंज करे, बहुत जल्दी से चेंज करे, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रिवॉल्यूशन। तो आप लोग रिवॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर पे। तो इस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति जो थी वो कैसे शुरू हुई थी, क्या था उसमें, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा दिन जो कि दैट डे 14 जुलाई 1789 इट वाज ए रिमेम्बरेबल डे। बोल रहा है कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, यह एक बहुत ही यादगार दिन था। किसके लिए यादगार दिन था, तो फ्रांस के लिए यादगार दिन था। क्यों यादगार दिन था, क्योंकि इसी दिन से ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी कि इस डेट से ही फ्रांस की क्रांति की क्या हुई थी, बिगुल फूंक चुका था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में एक शहर था जिसका नाम था पेरिस। फ्रांस में एक सिटी था, उसका नाम था पेरिस। तो पूरे पेरिस में उस दिन, किस दिन, 14 जुलाई 1714 जुलाई को क्या था कि पूरे पेरिस में एक बहुत ही क्या था, हड़कंप मचा हुआ था। क्यों हड़कंप मचा हुआ था, लोगों का ऐसा मानना था कि लोग सुन रहे थे कि जो आपका फ्रांस का किंग था वो चाहता था क्या, कि लोगों पे हम क्या करें, अपने पूरी ताकत से लोगों पे हम लोग अपना वर्चस्व बनाएं, ऐसा राजा चाहता था। लेकिन वहां के जो लोग थे वो क्या किए, उस दिन 14 जुलाई 1789 को 7,000 पीपल
7,000 पीपुल गैदर्ड इन द सिटी ऑफ पेरिस। लगभग 7,000 व्यक्ति जो थे पेरिस शहर में एक जगह जुट गए। क्यों जुट गए? क्योंकि वे चाहते थे कि कुछ अलग हो, जो पहले से जिस तरह की शासन व्यवस्था चल रही थी उस शासन व्यवस्था को चेंज करने के लिए, इसलिए वे आपस में एक साथ जुटे थे और सारे लोग एक साथ गैदर्ड होके क्या करना चाह रहे थे? तो राजा के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। दे फॉट अगेंस्ट द किंग, क्योंकि वे लोग क्या हो गए थे? राजा की तानाशाही रवैये से क्या हो गए थे? तंग आ गए थे, परेशान आ गए थे। तो हम लोग देखते हैं कि राजा जो थे उस टाइम, जो राजा थी वो राजा था, वो कौन था? लुईस 16। लुईस 16 उस टाइम का राजा था। लुईस 16 जो था उस समय राजा था। कहां का? फ्रांस का। तो बोल रहा है कि वह जो था राजा अपने एक कैन नॉट केयर फॉर हिज किंगडम, यानी कि अपने राज्य पे कोई ध्यान नहीं देता था, प्रजा पे कोई भी ध्यान नहीं देता था। सिर्फ और सिर्फ वो ध्यान किस पे देता था? तो अपने रानी पे ध्यान देता था, अपनी क्वीन पे ध्यान देता था। और जो क्वीन कहती थी वही बातों को क्या करता था? मानता था। तो उस दिन और क्या हुआ? ऑन दैट डे पीपुल वेयर इंटर्ड इन बेस्टाइल जेल। एक बेस्टाइल नाम का वहां जेल था, वो एक प्रकार का जेल था जहां पे क्या हुए कि सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे वो सारे उस जेल में इंटर कर गए, यानी कि अंदर चले गए। किस लिए अंदर चले गए? क्योंकि वो सारे लोग ऐसा क्रांति करना चाहते थे जिससे कि राजा के ध्यान में चला जाए कि जनता जो है हमारे अगेंस्ट में काम कर रही है। ठीक है। और उस दिन क्या किए कि दे किल्ड द कमांडर। वो जो जेल में आपका कमांडर था, वो कमांडर को भी उन लोगों ने क्या कर दिया? जान से मार दिया। ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 जो था ये बहुत ही क्या था? यादगार दिन था। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो जो लुई 16 जो था, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि लुई 16 आखिर था कौन और कौन फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करता था, इसके बारे में। देखिए लुई 16 जो हमारा था, लुईस 16 ये आपका उस टाइम फ्रांस का क्या था? किंग था। क्या था? किंग था। और ही वाज बिलोंग्स फ्रॉम बर्मन फैमिली। बोल रहा है कि किंग जो था वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता था? तो एक बर्मन फैमिली से बिलोंग करता था। ऐसे हम लोग जानते हैं कि बर्मन क्या है? एक बिस्किट की कंपनी है, बट वो बिलोंग किससे करता था? तो बर्मन फैमिली से बिलोंग करता था। और इन 1774 1774 ईस्वी में क्या कर दिया गया? उसे फ्रांस के राजगद्दी पे बैठा दिया गया, यानी कि उस दिन वो राजा बन गया। कब? 1774 ईस्वी में। ही वॉज मैरिड ओनली द एज ऑफ 20। बोल रहा है कि और जैसे ही उसे क्या हुआ कि जब वो 20 ईयर का था तो उसे शादी कर दी गई। ही वॉज मैरिड। और उसे किसके साथ मैरिड किया गया? तो उसकी वाइफ का नाम था मारिया एंटोनेट। उसकी वाइफ का नाम क्या था? मारिया एंटोनेट। वो क्या थी? ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी जिससे फ्रांस के राजा लुई 16 का शादी किया गया। और उस टाइम में वो राजा जो था कितने साल का था? मात्र 20 साल का था। अब हम लोग देखते हैं कि उसकी शादी हो गई और उसके बाद क्या हुआ
कि जब वो राजा बना तो उस टाइम क्या था कि गवर्नमेंट का पैसा जो था पूरी तरह से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ये आपको एग्जाम के व्यू से बहुत सारे इस पे आपका सवाल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो क्यों आपका गवर्नमेंट का पैसा समाप्त हो गया था, इसका हम लोग कारण को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर जो गवर्नमेंट का पैसा जो था वो कैसे समाप्त हो गया था, ड्यू टू व्हाट रीजन। तो क्यों हुआ था, तो इसका पहला कारण था कि फ्रांस में बहुत सारे युद्ध हुए। देयर आर मेनी ड्यू टू वार, यानी कि लड़ाई बहुत सारी हुई, जिसकी लड़ाई में क्या होता है, बहुत सारे पैसा खर्च होते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां का खजाना जो था वो समाप्त हो गया था। दूसरा कारण क्या था, एक वहां पे वर्साइल पैलेस था। वर्साइल क्या था, एक पैलेस था, एक महल था जिसको मेंटेनेंस में वो राजा जो था बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देता था। तीसरा कारण क्या था कि फ्रांस का दुश्मन था कौन, एनमी ब्रिटेन था, और ब्रिटेन के अंदर में अमेरिका की 17 कॉलोनीज जो थे, सॉरी 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनी अमेरिका का ब्रिटेन जो था वो क्या किए हुए था, अपने कब्जा में लिए हुए था, यानी कि अपने अंदर में लिए हुए था। तो उसको फ्रांस क्या किया कि एक 13 कॉलोनीज को वो ब्रिटेन से छुड़ाया, और उस छुड़ाने के चक्कर में फिर से लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में फिर बहुत सारे पैसे खर्च हुए, जिसके कारण भी फ्रांस का जो आपका गवर्नमेंट का जो पैसा था वो बहुत ज्यादा खर्च हो गया। उसके बाद 13 कॉलोनीज को छुड़ाने में उनके इतने पैसे खर्च हो गए कि उस पे 2 बिलियन लिब्रे, लिब्रे याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लिब्रे जो था आपका क्या था, फ्रांस का क्या था, ये मुद्रा था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं कि 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि वहां का लिब्रे जो था 1794 ईस्वी में उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके अलावे ये तो था आपका थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन क्या था कि ये सारे लड़ाई से जो पैसे खर्च हो गए थे, जिसके कारण फ्रांस जो था कुछ कर्ज ले लिया था पहले से, ऑलरेडी आपका 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज था, और जिसके कारण क्या हुआ था कि उससे जो आपका जिससे कर्ज लिया था उससे 10% इंटरेस्ट लोग लेते थे, 10% क्या करते थे, इंटरेस्ट लेते थे, जिससे कि वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया। इन सभी कारणों से क्या होता है, दैट इज द रीजन द फ्रांस lost her all the money of his the government, यानी कि गवर्नमेंट का सारा पैसा जो था ये सारे कारणों से क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोसाइटी ऑफ फ्रांस। जैसे कि हम अपनी भारत की बात की जाए तो हमारा भारत जो था उस टाइम क्या था कि 4 गो अवर इंडियन सोसाइटी वे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसी तरह से हमारा जो फ्रांस है वो फ्रांस का सोसाइटी उस टाइम में क्या था, 3 भागों में बांटा हुआ था। सोसाइटी ऑफ फ्रांस वे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके तीनों पार्ट्स को। देखिए अब हम लोग देखते हैं सोसाइटी ऑफ फ्रांस। एग्जाम ऑफ व्यू से पूछता है आपको
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी ऑफ फ्रांस। बताया जैसा कि आपको कि फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग को हम लोग बोलते थे फर्स्ट स्टेट, पहला भाग को बोलते थे फर्स्ट स्टेट, दूसरे को सेकेंड स्टेट और तीसरे को थर्ड स्टेट के नाम से हम लोग जानते थे। The society of France were divided into 3 categories. First one is first state, second state and third state. अब हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे, सेकेंड स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे और थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते थे वो लोग मेन रूप से क्या करते थे, दे वर वर्किंग इन द चर्च। वे लोग जो चर्च में काम करने वाले होते थे उनको हम लोग फर्स्ट स्टेट के अंतर्गत रखते हैं। फर्स्ट स्टेट के अंतर्गत वैसे लोग आते थे जो काम कहाँ करते थे, चर्च में, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, क्लर्जी। क्या बोलते थे, क्लर्जी। और सेकेंड स्टेट में कौन से लोग आते थे, तो सेकेंड स्टेट में आते थे आप लोग किंग, मिनिस्टर, और ये लोग को हम लोग क्या बोलते थे, और भी लोग आते थे जो कि गवर्नमेंट के बाकी सारे लोग जो थे आपको सेकेंड स्टेट में ही आते थे, और जिसको हम लोग बोलते थे नोबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते थे, नोबिलिटी। ठीक है, और थर्ड स्टेट में क्या आते थे, थर्ड स्टेट में आप लोग आम इंसान आ जाते थे, जैसे बिजनेसमैन कोई है, बिजनेसमैन, लॉयर, या और हमारे क्या आते थे, फार्मर। तो इस तरह से हमारा 3 स्टेट जो था आपका फ्रांस का सोसाइटी जो था, फ्रांस का समाज जो था 3 वर्गों में क्या था, विभाजित था। तो आप लोग को समझ में आ गया हो, तो इस आरो से आप लोग इस स्टेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग बिलोंग करते थे, सेकेंड स्टेट में कौन से लोग बिलोंग करते थे और थर्ड स्टेट में कौन से लोग बिलोंग करते थे। तो ये तीनों सोसाइटी से रिलेटेड जो भी लोग थे, जो भी पीपुल थे, जिनको याद रहेगा वही लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि फ्रांस की सोसाइटी जो थे वो तीन तीन कैटेगरीज में क्या था, डिवाइड किया हुआ था, यानी बांटा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 90% पीपुल बिलोंग्स टू फार्मर, यानी कि 90% जो लोग थे वो क्या थे, फार्मर थे। फ्रांस की सोसाइटी जो थी जिसमें 90% लोग जो थे वो किसके कैटेगरी में आते थे, तो फार्मर की कैटेगरी में आते थे, जिसमें से भी सारे लोगों के पास खुद की जमीन नहीं थी। दे हैव नॉट देयर ओन लैंड। सारे फार्मर्स को अपने खुद का जमीन नहीं था, जिसमें से 60% जो लोग, 60% जमीनें जो थी, 60% लैंड जिसमें से थे वो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों के पास था। 60% जो लैंड था उन लोगों का जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को था, और कुछ जमीनें जो था वो आपका थर्ड स्टेट के जो भी लोग अमीर लोग होते थे उन लोगों के पास था। और इन लोगों को फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को और भी सुविधा प्रदान थी। कौन सा सुविधा प्रदान था, तो एजम्पशन फ्रॉम टैक्स। बोल रहा है कि एजम्पशन फ्रॉम टैक्स,
बोल रहा है कि वो दोनों को, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को क्या था कि उन लोगों को टैक्स भी नहीं देना होता था, सिर्फ और सिर्फ टैक्स कौन भरते थे? तो थर्ड स्टेट के लोग, ओनली थर्ड स्टेट पीपल पे द टैक्स, जिसमें से कई प्रकार के थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो दो तरह के टैक्स भरते थे और भी टैक्स भरते थे, जिसमें से आपका थ्राइस नाम का टैक्स था, वो लोग पे करते थे, और दूसरा टैक्स एक था जो कि टाइल नाम का था, जो कि डायरेक्ट टैक्स होता था। ये लोग थर्ड स्टेट के लोग जो थे दो तरह का टैक्स पे करते थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1715 में फ्रांस की आबादी जो थी लगभग 23 मिलियन, यानी कि 2.3 करोड़। उसी तरह से 1789 द बढ़ के क्या हो गया 28 मिलियन, यानी कि 2.8 करोड़। समझ रहे हैं बातों को? तो क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1715 ईस्वी में 23 मिलियन, 1789 ईस्वी में 28 मिलियन। तो जिससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ा तो खाने का डिमांड भी बढ़ गया। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति अगर है तो उसके खाने के लिए जितने चीजों की आवश्यकता है, मान लेते हैं कि किसी फैमिली में 5 व्यक्ति है तो खाना का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। उसी तरह से हमारा जनसंख्या बढ़ा तो खाना का डिमांड जो है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जिससे क्या हुआ कि गरीब लोग और गरीब होते गए और जो अमीर जो लोग थे वो और अमीर होते चले गए। और बात एक समय ऐसा हुआ कि फ्रांस की सारी फसल जो थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो उस टाइम में क्या हो गया, अगर मान लेते हैं सपोज हमारे बेसिक नीड्स जो हैं आपका वो क्या पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए, तो उस सिचुएशन, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। उसको हम लोग बोलेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस। यदि हमारे बेसिक नीड्स के जो भी चीजें हैं वो खतरे में पड़ जाती है तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रेड के दाम जो थे वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। द प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज वेरी फास्ट, बहुत तेजी के साथ उसका दाम में क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसका प्राइस जो था वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। जिसके कारण क्या हुआ कि 14 जुलाई, अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दा पे। ऑन 14 जुलाई 1789 प्रोटेस्ट हुआ, लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ। तो हम लोग, ये आपका एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लेंगे कि पूछता है कि फ्रांस के जो फ्रांस का जो आपका क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन जो हुआ, उसके क्या कारण है। तो यहां तक में हम लोग 2 कारण पढ़ लिए। देयर आर 2 काउजेस। फर्स्ट काउजेस इज टैक्स, टैक्स बहुत ज्यादा लगता था, एक कारण था रिवॉल्यूशन का। और दूसरा कारण क्या था कि फूड प्राइस जो था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो देयर आर 2 मेन रीजंस आर, वन इज टैक्सेस एंड सेकेंड इज फूड प्राइसेस। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे आपका एक क्लासेस को हम लोग रहने देते हैं, आज के सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। और जो अभी हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे वो क्या करेंगे कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लेके आएंगे
कि ये जो आपका फ्रांस की क्रांति हुई जिसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो किनका था, फिलोसफर लोगों का था। हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से फिलोसफर लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ही वॉज द रोल ऑफ मैन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।